मैं हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबका स्वागत करता हूं और जो वेबिनार का टॉपिक है एफपीओ का गठन तथा प्रभावी कार्यपद्धति। तो जैसा कि सभी पार्टिसिपेंट्स जानते हैं एफपीओ के बारे में, जो किसान उत्पादन संगठन जो होता है उनके बारे में एक हमारा नेशनल एग्रीकल्चर बिजनेस इंक्यूबेटर से संबंधित एक प्रोजेक्ट है, उसी के अंतर्गत ये वेबिनार शुरू हो रहा है। और इसमें हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स हम अपने विचार व्यक्त करेंगे और आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो क्लेरिफिकेशन ले सकते हैं, अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादातर लोग चाहें तो अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में डालें, क्योंकि अब तो बोलेंगे तो फिर यहाँ पे इशू होगा और क्लियरिटी नहीं रहेगी। चैट बॉक्स में डालने से हम लोग चैट बॉक्स के थ्रू भी क्वेश्चंस देख के और क्लेरिफिकेशन कर सकेंगे। वेबिनार के शुरुआत में हमारे डायरेक्टर साहब जो इंस्टीट्यूट के आईसीआर रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर ईस्टर्न रीजन पटना के डायरेक्टर साहब हैं, वो इस तरह व्यस्त है तो वो इन बिटवीन कभी जुड़ जाएंगे हमसे। तो शुरुआत में हम जो डॉक्टर उज्जवल कुमार हैं, हेड ऑफ डिवीजन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक्स एंड एक्सटेंशन, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो अपना प्रेजेंटेशन दें और उनका टॉपिक है आत्मनिर्भर कृषि में एफपीओ की भूमिका, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की क्या भूमिका है, उसके बारे में मैं सर से धन्यवाद डॉक्टर धीरज। किसान भाइयों और सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स, मैं क्षमा चाहूंगा कि थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज के कारण आप लोगों को विलंब हुआ, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और कुछ लोग हमारे पिछले जो कार्यक्रम थे जुलाई में हम लोगों ने एक मार्केट लिंकेज के ऊपर एक सेमिनार किया था, तो उसमें एक इशू आई थी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जब मार्केट लिंकेज की बात बोलते हैं तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन उनका रोल बहुत अहम रहता है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के गठन और उसकी कार्य कैसा हो, कैसे गठन करें, कैसे किया जाए, उस संदर्भ में हम लोगों ने एक वेबिनार रखा। और उसमें आज की खूबियां ये है कि इस वेबिनार में जो हमारे वक्ता हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के गठन में सहयोग कर रहे हैं, उनका भी एक्सपीरियंस लोग देंगे। प्लस जो कुछ हमारे किसान हैं जिन्होंने अपना इफेक्टिव फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, वो काम कर रहे हैं, तो हम उनका विचार भी शेयर करेंगे, उनको क्या परेशानी हो रही है। तो इसमें सारे जो स्टेक होल्डर्स सेमिनार में हैं और हमारे जो यंग प्रोफेशनल्स है वो भी जुड़े हुए हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, देश के विभिन्न कोनों से लोग जुड़े हुए हैं। और पिछले दिन आपने सुना होगा कि ये जो कोविड आया है और हम लोगों ने को एक सिखाया कि हम लोगों को आत्मनिर्भर कैसे होना है, कि भारत जो है आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना है संदर्भ में बहुत ज्यादा उसका महत्व हो जाता है। और आत्मनिर्भर जब भारत की बात बोलते हैं तो हमारा भारत आत्मनिर्भर तभी होगा जी कि हमारे किसान जो आत्मनिर्भर होंगे और हमारा जो कृषि है आत्मनिर्भर होगा। और आपने देखा भी होगा कि और इस दौरान जो है जो सारे जो प्रणाली रुकी हुई थी, लेकिन जो एग्रीकल्चर था हमारा वो बिल्कुल चालू था, उसकी सप्लाई चेन जो है, उसकी मार्केटिंग जो है वो बिल्कुल निरंतर हिंड्रेंस वो निरंतर चल रहा था। और इसी दौरान जून में 5 जून में जो एक महत्वपूर्ण ऑर्डिनेंस जो जिसको अध्यादेश बोलेंगे, वो आत्मनिर्भर जो किसान को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करता है, वो महत्वपूर्ण ऑर्डिनेंस जो है। तो पहला जो ऑर्डिनेंस आया था कि फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड और एंड कॉमर्स प्रमोशन एक्ट 2020, जिसमें कि जोर दिया गया था कि हमारा जो देश है, एक देश और एक बाजार, उसकी परिकल्पना की गई है इस अध्यादेश में कि कोई भी किसान है या कोई भी आदमी जो है अपना सामान जो है मंडी के बाहर कहीं भी किसी दर पे बेच सकता है, खरीद सकता है और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, उनको इसलिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। तो ये
बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, ऑर्डिनेंस लाया गया है। और इसके लिए जो फार्मर्स, क्योंकि किसान जो है हमारे, देखेंगे हमारे जो अधिकतर किसान हैं लघु है, सीमांत किसान है, और करीब 86% जो भारत की वर्ष की बात, 86% किसान जो है हमारे लघु है, 20% जो हमारे कृषक हैं उनको ऋण लेना पड़ता है, पैसा उधार लेना पड़ता है अपने कृषि प्रणाली को चालू करने के लिए। तो इसके लिए अब ये जो है उनको इनपुट खरीदना है या बाजार से जुड़ना है, तो वो उसको एक कोई फॉर्मल प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो कि वो अपना सामान खरीद सके जो जरूरत और बाजार में बेच सके। तो उसके लिए एफपीओ जो है एक बहुत उचित माध्यम हो सकता है, क्योंकि अगर कोई भी छोटे छोटे टुकड़े में आप कोई चीज चाहेंगे या खरीदना चाहेंगे तो आपका समय भी जाएगा और आपको जो है जो दर भी, जो उत्पाद का दर भी नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो कि आपके मूल्य को और आपके समय को बचे। तो इसलिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसको कृषक उत्पाद संघ बोलिए, वो कुछ भी बताइए, तो लेकिन वो बहुत इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा जो दूसरा अध्यादेश है जिसमें कि एक परिकल्पना की गई थी कि आपका जो फार्म एग्रीमेंट इन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्मर सर्विस जो ऑर्डिनेंस है, उसमें की है कि जो किसान है जो अपना सामान है, वो सामान जो जो भी एक्सपोर्टर है या जो फूड प्रोसेसर्स है जो एग्रीमेंट करते हैं, तो उसमें छूट दी गई है कि वो अपने एक वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपने अनुसार, और जो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैधानिक होगा, मतलब कि उस कॉन्ट्रैक्ट की लीगल प्रोविजंस रखी गई है इसमें। तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसको एक लीगलाइज रूप दिया गया इस ऑर्डिनेंस के तरह। और उसके अलावा एक जो थर्ड एक्ट आया है बहुत अहम है, एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, वो 220 आया। उसमें ये एक पूरा एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाया गया है जिसमें कि आपके जो प्राइवेट सेक्टर है उनको या एक्सपोर्टर्स हैं एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के तहत व्यापार कर सके, और उसमें जो रिस्ट्रिक्शन है उसमें छूट दी गई है ताकि कोई भी जो हमारे प्रोड्यूसर या इन्वेस्ट करते हैं, एक्सपोर्टर है, उसमें जो अगर कभी कभी जो उनको जो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन जैसे कोविड है, कोई महामारी फैल गई, कोई बाढ़ आ गई, तो उसी कंडीशन में उसको जो रिस्ट्रिक्शन किया जा सकता है। और इसके लिए अगर कोई हमारा जो पेरिसेबल कमोडिटी है और उस प्राइस जो है 100% से ज्यादा हो जाता है, तो उस दौरान ही उस एक्ट को मतलब लागू किया जाए। उसी तरह जो हमारे और गुड्स है जो कि सेमी पेरिसेबल है, उसमें अगर कोई प्राइस 50% से अधिक होता है तब उस दौरान जो महामारी के दौरान या बाढ़ के लिए वार होता है उसी कंडीशन में रिस्ट्रिक्शंस लागू होंगे, बाकी वो फ्री है। तो एक तरह से ट्रांसपेरेंट सिस्टम लागू किया गया है। और उसी और जो हम आत्मनिर्भर की बात बोलते हैं कि हमारा किसान आत्मनिर्भर कैसे होंगे, तो इसी तरह जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हमारे जो है विभिन्न राज्यों में है और हमारे जो भारतवर्ष में, उस एफपीओ को जो फॉर्मेशन होगा तो उसमें जो 50% जो एफपीओ औसे डिस्ट्रिक्ट में होंगे और जो औसे ट्राइबल एरिया में होंगे, जहाँ की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है या ट्राइबल एरिया, उसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। और इसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो क्रिएट किया गया है, 20 लाख जो आत्मनिर्भर भारत की जो फंड है उसमें से 1 लाख सिर्फ जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो भी है आप किसान अपना कोई स्टार्टअप करना चाह रहा है या कोई एफपीओ जो है स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहा है, उसको कोल्ड चेन के लिए कुछ ऋण चाहिए या पैसे चाहिए, ये जो है 1 लाख जो करोड़ जो फंड की जो है उसका यूटिलाइजेशन एफपीओ के माध्यम से उसमें कर सकते हैं। और जो इंडिविजुअल किसान है उसमें दिक्कत होगी, इसलिए अगर एफपीओ के माध्यम से कर तो कोई उद्योग लगाना है
मार्केटिंग करना है या कोई इनपुट को प्रोड्यूस करना है, तो इस माध्यम से भी वो आगे बढ़ सकते हैं। इसी एफपीओ की जो महत्ता है वो बढ़ जाती है। प्रश्न आता है कि भाई कितने लोग एफपीओ में होनी चाहिए, तो सिंपल फंडा ये है कि जो मैदानी इलाका है उसमें 300 सदस्य जो है, 300 सदस्य जो कृषक समूह है उसमें शामिल सकते हैं। तो एक अगर हमारा कोई कृषक समूह बना हुआ है मैदानी इलाका में, अगर 15 से 20 सदस्य हैं तो वो करीब 20 जो फार्मर्स ग्रुप है मिल के फेडरेट करके एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। उसी तरह कोई पहाड़ी इलाका है या ट्राइबल एरिया है तो वहां उसमें रियायत ये दी गई कि करीब करीब 100 सदस्य उनके होने चाहिए। वो उसमें 8 से 10 जो फार्मर्स मेंबर्स हैं उसमें फार्मर्स ग्रुप जो है वो फेडरेट करके एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। और उसके अलावा आप देखेंगे कि जो हमारा जो माइग्रेंट लेबर है उसके लिए स्किल ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है, ताकि वो जो है हमारे लेबरर्स हैं वो एग्रीकल्चर से जुड़ के वो आगे बढ़े और अपना आर्थिक स्वावलंबी की ओर आगे कदम रख सकते हैं। ये कुछ जो प्रोविजंस है। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों घोषणा हुई कि करीब 10,000 जो एफपीओ का फॉर्मेशन प्रमोशन किया जाएगा वो 2024 तक, मतलब 10,000 नए एफपीओ जो है उनको प्रमोट किया जाएगा। उसके लिए करीब करीब 6 करोड़ से ऊपर जो है फंड का प्रोविजंस किया गया है प्रमोट करने के लिए। और उसको जो है मैचिंग ग्रांट चंद हम लोग जैसे आग्रह करूंगा कि जो नेक्स्ट जो हमारा कार्यक्रम है जो स्पीकर्स हैं उनको इनवाइट करें। थैंक यू। सही तरीके से हम लोग आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना है हमारे प्रधानमंत्री जी की, उसमें एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एफपीओ की क्या भूमिका हो सकती है उसके बारे में बड़े ही विस्तार से बताया। उन्होंने ये भी बताया है कि हमारी जो नई नई स्कीम्स हैं, भारत सरकार ने जो नई नई चीजें लागू की है उसका क्या असर पड़ेगा। तो हम लोग क्वेश्चंस जो है सेशन में ताकि कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल जो है हम नेक्स्ट स्पीकर हमारे को मालूम वाला पद्धति ये भी है कि ये किसानों की मदद करता है, जो छोटे और मध्यम किसान हैं उनको एफपीओ बनाता है, उनके लिए एफपीओ के थ्रू माध्यम से उनकी मदद भी करता है। तो एक जो कौशल्या फाउंडेशन के श्री अल्लाह जी हैं उनसे मैं आग्रह करता हूँ हम संगठन बनाने की क्या प्रक्रिया होती है, क्या कार्य पद्धति होती है उसके बारे में समझाएं, ताकि हमसे जो बहुत सारे किसान भाई भी जुड़े हैं वो लोग भी इससे लाभान्वित और वो भी एक इस कदम में एक आगे बढ़ सके। तो अविनाश जी प्लीज अपना स्लाइड शेयर कीजिए। अविनाश जी थैंक यू सर। सर स्क्रीन शेयर सर इनेबल कर देंगे ताकि मैं स्लाइड शेयर कर पाऊँ। और जो काफी कारण हो जाते हैं और उसके ऑपरेशनल जो तरीके हैं उन चीज़ों में, तो मैं उस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा आज कि प्रोड्यूसर कंपनी क्या है और कैसे काम करती है, अभी उज्ज्वल सर ने बताया। और जो इसके लीगल फॉर्म्स हैं तो इसके कहा जाता है कि संघ शक्ति कलयुगे, मतलब जो संघ की शक्ति है। तो एफपीओ बेसिकली एक संगठन है, किसानों का एक संगठन है, समूह कह सकते हैं कि समूह का एक बड़ा रूप जो होगा वो एक संगठन प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो बहुत सारे तरीकों से रजिस्टर्ड होते हैं। इसी का ज्यादा चर्चा सुनते हैं जब फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी होती है, लेकिन इसके अलावा में या प्रोड्यूसर कंपनी जो एक्ट है वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव है उसके रूप में, या सेक्शन 25 कंपनी एक्ट है उनमें एज ए सोसाइटी भी रजिस्टर्ड किया जाता है, पब्लिक ट्रस्ट रजिस्टर्ड किया जा सकता है। बट प्रेफरेबली जब हम लोग रजिस्टर्ड करते हैं तो या तो कोऑपरेटिव रजिस्टर्ड होता है या प्रोड्यूसर कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होता है। और मोस्टली हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर कंपनी एक्ट में लोग रजिस्टर्ड करते हैं।
इसका कारण ये है कि जब कंपनी एक्ट में रजिस्टर करते हैं तो उन्हें कुछ काफ़ी सारी बेनिफिट मिल जाती है, क्योंकि जब प्रोड्यूसर कंपनी, पहले कोऑपरेटिव हमारे यहाँ काफ़ी सारे होते थे, तो जब प्रोड्यूसर कंपनी एक्ट आया तो एक बड़ी चीज़ क्या हुई कि इसके साथ कि इसमें जो कंपनी एक्ट की जो अच्छी चीज़ें थी वो, और जो कोऑपरेटिव एक्ट की बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी, दोनों को मिला के एक बनाया गया मॉडल प्रोड्यूसर कंपनी। तो इसमें वो सारी खासियत हैं जो कोऑपरेटिव में जो थी और जो कंपनी में थी। जैसे प्रोड्यूसर कंपनी मल्टी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, जबकि कोऑपरेटिव जो सोसाइटी थी वो सिंगल ऑब्जेक्टिव होती थी। एरिया ऑफ ऑपरेशन जो है वो इन पैन इंडिया हम काम कर सकते हैं प्रोड्यूसर कंपनी में, लेकिन कोऑपरेटिव में एक रिस्ट्रिक्टेड रहता था। इसके जो मेंबर्स हैं वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, ग्रुप भी हो सकते हैं, एसोसिएशन हो सकते हैं, दूसरे प्रोड्यूसर कंपनीज हो सकते हैं। जो इनके शेयर्स होते हैं वो ट्रेडेबल नहीं होते हैं, बट ट्रांसफरेबल होते हैं, कि जब आप अगर आज शेयर होल्डर हैं और आज आप चेंज कर रहे हैं या आप नहीं रहे, तो वो शेयर ट्रांसफर दूसरे के नाम पे किया जा सकता है। दूसरा, ये फुली ऑटोनॉमस होता है। इनके जो कंपनी एक्ट के जो रूल्स हैं या इनके जो एमओए हैं ना, उसके हिसाब से गवर्न होता है। अब है कि क्या क्या इसके प्रोड्यूसर कंपनी जो हैं उनके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ये मल्टी ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें हम सिस्टम्स बनाते हैं चेक्स एंड बैलेंस का, बहुत ट्रांसपेरेंसी अंदर, थ्रू ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत सारी होती है। और जो इसका सिस्टम निर्देशक चुनते हैं, हम बोर्ड मीटिंग करते हैं, हम उन्हें पूरे खर्चे का हिसाब देते हैं हर साल के। जो फॉर्मेशन के तरीके हैं, जो प्रोसेस स्टेप हैं, ये है कि जैसे जहाँ प्रोड्यूसर कंपनी बनाई है किसानों का, हम पहले वहाँ स्टडी करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस हैं, फिर फार्मर्स को फिर अवेयर करते उस बारे में कि क्या है। फिर जगह बिना ग्रुप्स बनाए भी प्रोड्यूसर कंपनी बनाते हैं, बट हम एज ए कौशल्या फाउंडेशन हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम ग्रुप्स बना के करें, ताकि स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा डिफाइंड हो जाती है और एक स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर हो जाता है कि हम विलेज लेवल पे एक छोटे ग्रुप्स बना दिए, फिर ब्लॉक लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल एक बना दिए। तो होती क्या है कि वो स्ट्रक्चर्ड हो जाती है कि जब कोई हमें मैसेज ब्रॉडकास्ट करनी हो या इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करनी हो या कोई सर्विसेज ब्रॉडकास्ट करनी हो, तो बहुत आसानी से हम ग्रुप्स के थ्रू अपने किसानों तक पहुंचा देते हैं। फिर हम तय करते हैं कि इनके जो बीओडी होंगे उनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, और उनकी जो पोटेंशियल जो बीओडीज हैं उनका किन का क्या रोल होगा, किन की क्या अच्छाई है, किन की क्या एक्सपर्टाइज है, या किस चीज में उन्हें ज्यादा समझ है। और उनकी एक एक्सटेंसिव कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है, टेक्निकल भी और बिहेवियरल भी, कि जब एज ए बीओडी वो बहुत ही जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि पूरी एफपीओ की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। और फिर उसका जो डॉक्यूमेंटेशन और लीगल प्रोसेस है, तो जो लीगल प्रोसेस है उसमें मुख्य रूप से जैसे एक शुरुआत में हम जैसे ने कहा कि हमने कहा कि फिजिबिलिटी स्टडी या फिर बेसलाइन कर लेते हैं। ये जरूरी नहीं है बेसलाइन करना या वैल्यू चैनल एनालिसिस करना है, कि किसी भी एक ब्लॉक में आप सपोज कोई एक क्रॉप लेके चले, कि आप समझ लो किसी ब्लॉक में आप पीओ बना रहे हो, आपने वेजिटेबल को लेके चला, तो अगर आप वहाँ वेजिटेबल की वैल्यू चैनल एनालिसिस किए होते हैं तो आपको आगे का रास्ता पता होता है, हमारा एफपीओ किस तरह से काम करेगा, हमारे किसानों को ज्यादा लाभ दिला पाएगा। उसी तरह हम फिर मोबिलाइजेशन और सेंसिटाइजेशन करते हैं फार्मर्स की, डिफरेंट ग्रुप मीटिंग्स के थ्रू, और डिफरेंट आईसी मटेरियल्स जो हैं उनको देके एफपीओ क्या है, क्योंकि बिहार जैसे स्टेट में अभी भी हमारे यहाँ बहुत कम है जो एफपीओ के में जानते हैं। तो पहले उन्हें बताना होता है कि आप अगर संगठित होंगे तो संगठित होकर क्या कर सकते हैं, उनके कुछ डेमोन्स्ट्रेशन उन्हें दिखाने होते हैं, ग्रुप एक्टिविटी के थ्रू उन्हें सेंसिटाइज करना होता है। फिर उसके बाद हम ग्रुप फॉर्मेशन शुरू करते हैं, और फिर बीओडीज का चुनाव होता है। आगे मैं बताऊंगा कैसे हम बीओडी चुनते हैं और क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। और इसके बाद ड्राफ्टिंग होती है, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होते हैं, एमओए होते हैं, जो इनका डॉक्यूमेंटेशन है रजिस्टर करने के लिए, इसके लिए भी क्या क्या होगी अभी हम आपको आगे बताएंगे। तो एक एफपीसी रजिस्टर्ड करने के लिए मिनिमम 10 लोग होने चाहिए, मिनिमम 10 मेंबर्स आवश्यक हैं रजिस्टर्ड करने के लिए। और ऑथराइज्ड कैपिटल जो है वो कंपनी एक रजिस्टर्ड करने के लिए मिनिमम 1 लाख रुपए होने चाहिए। बीओडी मिनिमम 5 और अधिकतम 15 हो सकते हैं। और एक बीओडी का कार्यकाल होता है वो इससे 5 साल तक का हो सकता है। 5 साल बाद वो फिर से बीओडी चुने जा सकते हैं, अगर जो उनके सदस्य हैं वो तय करते हैं कि यही बीओडी आगे भी रहें, वो उन्हें चुन सकते हैं या वो बदले जा सकते हैं।
जो बोर्ड डायरेक्टर के लिए एक हम किसान से जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनसे एक एप्लीकेशन लेते हैं कि कौन लोग बोर्ड डायरेक्टर बनना चाहते हैं, और वो जब चुने जाते हैं वो किसानों के समूह द्वारा, उनके मेंबर्स द्वारा वो डेमोक्रेटिक तरीके से चुने जाते हैं जो डायरेक्टर्स होंगे, और उनका एक जो डायरेक्टर नॉमिनेट होते हैं आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं। ये सभी डायरेक्टर्स के अलग अलग नंबर होते हैं, जैसे हमारा पैन नंबर होता है या आधार नंबर होता है, उसी तरह एक डिन नंबर होता है डायरेक्टर बनने के लिए, और उनका एक डिजिटल सिग्नेचर होता है। इसके अलावा एक जो प्रोड्यूसर कंपनी आप जो बनाएंगे उसकी नाम एक रखी जाती है, चेक की जाती है कि अगर वो नाम किसी और की नहीं होगी, किसी और कंपनी की नहीं होगी, तो आरओसी के साइट पे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साइट पे जो सीए होते हैं हमारे, वो चेक करते हैं और एक नाम अप्रूव कराया जाता है। उसके बाद एफपीओ का एमओए एंड एओए इसको कहते हैं। ये जो बेसिकली है, ये आपका गाइडलाइंस है कि आपका एफपीओ क्या क्या करेगा, उसकी क्या ऑब्जेक्टिव होगी, कैसे कैसे काम करेगा, क्या प्रक्रिया होगी। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये हम आरओसी को सबमिट करते हैं, और उसके बाद एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आता है, मतलब रजिस्ट्रेशन का जो है एक सर्टिफिकेट हमें मिलता है। इसके अलावा और कुछ फॉर्म होते हैं, जैसे फॉर्म 18, फॉर्म 3, फॉर्म 29, और इसके अलावा जो एड्रेस होते हैं उसके प्रूफ, जैसे केवाईसी हम बैंक में करते हैं, कुल मिला के उसी तरह से हम यहाँ सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। ये हम अपने सीए को देते हैं और सीए के माध्यम से ये रजिस्टर्ड कराया जाता है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि रजिस्ट्रेशन के बाद, कि अक्सर क्या होता है कि जो हमारे डायरेक्टर्स होते हैं वो किसान होते हैं, और हमारे बिहार जैसे स्टेट में अभी भी जो किसान है वो अधिकतम डॉक्यूमेंट्स, मोस्ट सारे डॉक्यूमेंट्स अधिकांश जो है वो अंग्रेजी में होते हैं। जो किसान की हमारे यहाँ जिंदगी है, अगर उस पर हम गौर करेंगे तो ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं होती है कि अच्छा ये अभी करेंगे, तरह से वो बहुत ही व्यस्त होते हैं अपने किसानी खेती में, तो उन्हें इस चीज की थोड़ी समझ नहीं होती है, तजुर्बा नहीं होता है। तो उनके लिए एक कंप्लाइंस का कैलेंडर बनाना जरूरी होता है, ताकि उनको पता रहे कि कब कौन सी चीज करनी है, क्योंकि सीए खुद भी बिजी होते हैं, और कई बार ऐसी होती है कि हमारे एफपीओ के पास तकनीकी रूप से सक्षम लोग नहीं होते हैं। तो ऐसे केस में जो एक कंपनी का जो कंप्लाइंस कैलेंडर है, तो कंप्लाइंस कैलेंडर हम बनाते हैं, जिसमें कि हम ये उन्हें बता देते हैं कि कौन कौन चीज जो है कब करनी है, जैसे क्या क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं एक कंपनी के रूप में, जैसे उन्हें आरओसी को रिटर्न फाइल करना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, या एडवांस इनकम टैक्स जमा करना है, अगर उन्होंने जीएसटी ले लिया है, कि अगर खाद के बिजनेस करते हैं या और कोई इस तरह की चीजों के बिजनेस करते हैं, तो एक जीएसटी का होना अनिवार्य हो जाता है। तो उसके भी एक जीएसटी का नियमित फाइल होना जरूरी है, क्योंकि जो सरकार के नियम है उसके हिसाब से इन चीजों पे फाइन बहुत है। अगर आप इन चीजों को मिस कर जाते हैं तो काफी बड़ा फाइन आ जाता है कंपनी के ऊपर। और कंपनी जब हम शुरुआत करते हैं तो एक छोटी सी कंपनी होती है, वो उतना आर्थिक दबाव सक्षम नहीं होती है सहने के लिए। तो ये कंप्लाइंस कैलेंडर उन्हें मदद करता है कि कब कौन सी चीज करनी है, और उसके अकॉर्डिंग वो अपने सीए के माध्यम से उनका फॉलो अप रख के ये चीजें करा लेते हैं। जैसे टैक्स ऑडिट का जो डेट है, इस बार कोरोना के कारण थोड़ा डेट उसका थोड़ा एक्सटेंड हुआ है, एग्जैक्ट मुझे पता है, लेकिन ऐसे जो डेट है सरकार की वो 30 सितंबर है, कि 30 सितंबर तक आपकी कंपनी का ऑडिट हो गया रहना चाहिए, और उसका टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक अधिक है, तो वो 30 सितंबर देता है, 30 सितंबर तक आपकी कंपनी का इनकम टैक्स हो जाना चाहिए। बोर्ड मीटिंग जो नियमतः जो सरकार का तरफ से जो अनिवार्य की गई है, वो एक क्वार्टर में एक बोर्ड मीटिंग आवश्यक है। इसके अलावा जो है, जो स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स हैं, जो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, वो आवश्यक है एफपीओ में रखने, कि जो रजिस्टर उसके मेंबर्स कौन कौन हैं, उनका जो एनुअल रिटर्न का कॉपी है, सर्टिफिकेट्स है, जो मिनट्स का रजिस्टर है आपका, जो उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ये कुछ रजिस्टर्स हैं जो एफपीओ में रखने आवश्यक है। इसके अलावा एफपीओ जब आप रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जब आपका एफपीओ रजिस्टर्ड होकर आ गया, उसके बाद उसका एक ऑफिस सेटअप करना आवश्यक होता है, और उनका एक बैंक अकाउंट आवश्यक है। तो ऑफिस सेटअप कर लें आप एक बैंक अकाउंट उसका ओपन कर लें। और अगर आप अभी अब तो जैसे अब वैट नहीं रहा, तो अब जीएसटी नंबर
आवश्यक होता है कि अगर आप खाद का बिजनेस करते हैं या पेस्टिसाइड का बिजनेस करते हैं तो उसके लिए जीएसटी नंबर आवश्यक होता है। और उसके लिए अदर जो लाइसेंसेस हैं, जैसे बिहार में अगर आप इनपुट के लिए लाइसेंस लेने होंगे आपको, जैसे सीड का, फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड का, ये सारे लाइसेंस आप ले लें। तो इस तरह से एक आप एफपीओ आपका सेटअप हो गया, आपका रजिस्टर्ड हो गया। जो कुछ चैलेंजेस आते हैं रजिस्ट्रेशन के दौरान वो ध्यान रखने आवश्यक है ताकि आपका रजिस्ट्रेशन काफ़ी आसानी से हो सके और उसमें ज़्यादा व्यवधान ना आए। तो सामान्यतः हमारा जो अपना अनुभव रहा है, हमने काफ़ी सारे बिहार में एफपीओ रजिस्टर्ड किए हैं और अनुभव ये रहा कि कई बार एफपीओ रजिस्टर्ड करने में 4-4, 5-5 महीने लग गए हैं। छोटी गलतियाँ होती है, जैसे उनका पैन कार्ड में नाम का स्पेलिंग कुछ और है और और आधार में कुछ और है, या पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, आधार में डेट ऑफ बर्थ कुछ है। तो ये चीज़ें जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाएँ, इसमें क्या होता है, कई बार वो बार-बार रिटर्न आ जाता है। तो ये पहले ही ध्यान रखें, जब आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए सारा डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें खुद चेक कर लें, तो उनका है क्या नहीं। दूसरा बहुत बार देखी जाती है जो एफपीओ में चैलेंज आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, कि एक ही परिवार के जो हैं वो 2 लोग 3 लोग बीओडीज़ हो गए, या फिर एक ही विशेष धर्म समुदाय के लोग जो हैं हो गए, तो वो एफपीओ जो होती है थोड़ी अनस्टेबल हो जाती है। तो ये सब पूरा ध्यान रखें कि और फील हो उनके, और जो बीओडीज़ हों वो पूरी तरह से कम्युनिटी द्वारा चुने गए हों। और जो दूसरी एक और जो चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ लें। कई बार क्या होती है कि हमने देखा है कि जो सीए अप्लाई करने रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो कई बार एमओए और बहुत गलतियाँ आ जाती हैं उसमें, कि उनसे एकदम खुल के बात कर लें कि आपके एफपीओ की क्या-क्या ऑब्जेक्टिव है, किस-किस चीज़ों के लिए आप एफपीओ बनाना चाहते हैं। कई बार और का एमओए ओए सेम वो कॉपी करते हैं और अप्लाई कर देते हैं, वो आ जाती है कई बार अप्रूवल होके, आपके एफपीओ रजिस्टर्ड हो जाती है, और वो पता चलता है कि आपने सोचा था कि आप वेजिटेबल मार्केटिंग के लिए करेंगे और वो पता चला कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग का आ गया। तो इन चीज़ों का अवश्य ध्यान रखें। एफपीओ का नाम जो रखने में बिल्कुल ध्यान रखें कि ऐसा नाम होना चाहिए जो उस एफपीओ को एक अच्छे से प्रेज़ेंट कर पाए। कुछ ऐसा नाम होना चाहिए। इसके अलावा जो ध्यान रखने की चीज़ें हैं, जो ऑपरेशनल चैलेंजेज़ आती है, जैसे उसका एफपीसी का जो लाइसेंस है रिन्यूअल हो, जो बैंक अकाउंट है, उसमें जो है वो सिग्नेटरीज़ का चुनाव जो है वो बीओडीज़ आपस में बैठ के करें। ये सब कुछ चीज़ें हैं। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी हो कि आप नियमित रूप से एफपीओ के जो निदेशक हैं उनको आप हिसाब बताते रहें, जो एफपीओ के आप जो भी एफपीओ के सीईओ हैं या एफपीओ के जो डायरेक्टर मार्केटिंग चीज़ों को देखते हैं या ऑपरेशनल चीज़ों को लीड करते हैं, वो बोर्ड मीटिंग में पूरी तरह से हिसाब होनी चाहिए। और एफपीसी का जो एक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को सोच के बनाते हैं। तो उसी के हिसाब से उसके स्केल के लिए उसके लिए बिज़नेस प्लान में बनानी चाहिए ताकि उसकी कैपिटल रेज़ हो और उसका रिकॉर्ड्स जो मेंटेन होनी चाहिए ताकि वो लंबे समय तक चल सके। जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं एक सक्सेसफुल एफपीसीज़ को चलने के लिए, वो होता है कि उनका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में एक तो होती है जनरल एफपीसी मैनेजमेंट और फिर उनका मैनेजमेंट जो उनका फाइनेंशियल है, उनका मैनेजमेंट। इसके लिए जनरली हम क्या करते हैं कि डायरेक्टर्स जो हैं उनकी एक कमेटी तैयार कर देते हैं। एक ऐसे ऑपरेशनल कमेटी हो गई या फाइनेंशियल मैनेजमेंट कमेटी हो गई और उनके हिसाब से जिम्मेदारियों को बांट देते हैं कि जो कमेटी किन चीज़ों का ध्यान रखेगी ताकि एफपीओ का जो संचालन है वो सुचारू रूप से हो सके और वो सस्टेनेबल हो सके और लॉन्ग टर्म तरफ चल सकते। जैसे जो उनकी एक कमेटी जो फाइनेंशियल कमेटी हो वो उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ध्यान रखे, क्या रिकॉर्ड सही से मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या उनके इन्वेंट्री मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, किसानों को बिल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो हम खरीद रहे हैं उसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इनका ध्यान रखना काफ़ी आवश्यक होता है। एफपीओ का जो मुख्य रूप से काम है वो इनपुट का प्रोक्योरमेंट, आप सभी लोग जानते होंगे कि इनपुट का प्रोक्योरमेंट, खाद बीज अपने किसानों को उपलब्ध कराना, अपने किसानों तक जो बाजार की सूचनाएं हैं वो उपलब्ध करना, जो तकनीक या इनोवेशन की सूचनाएं हैं वो उपलब्ध करवाना, उनको अपने किसानों को लोन उपलब्ध कराना के माध्यम से, उनके उत्पाद का एग्रीगेशन मतलब उनको जमा करना एक जगह पे और उसे उसकी मार्केटिंग करना, प्रोसेसिंग जैसे कि आप
अगर आप दलहन फसलों की एफपीओ है, आपका जो काम कर रही है दलहन फसलों पे, आपके किसान दलहन फसल का उत्पादन कर रहे हैं, तो उसकी जो प्रोसेसिंग की तरफ एफपीओ मूव कर सकता है कि जैसे उसका दाल बनाना हो गया या दलिया बनाना हो गया, इन चीज़ों की तरफ एफपीओ बन सकता है। उसकी जो ब्रांडिंग है, पैकेजिंग है, जो उनके प्रोड्यूस हैं, प्रोडक्ट हैं, उनके क्वालिटी कंट्रोल और उनका मार्केटिंग, जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो बड़ी कंपनियों हैं जैसे बिग बास्केट है, बिग बाजार है, या इस तरह की जो बड़ी कंपनियां हैं उनके साथ उनका लिंकेजेस करना। एक्सपोर्ट का भी काम एफपीओ कर सकती है। तो ये कुछ काम है जो एफपीओ कर सकता है। एक स्ट्रक्चर कि अब भैया आप इसको कोर्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि एफपीओ का जो दो तरह के मुख्य काम हो जाते हैं। एक जो आपके किसान को वो सुविधाएं उपलब्ध कराता है, दूसरा जो सुविधा प्रदाता कंपनियां हैं उनके साथ उसका टाई अप। जैसे खाद बीज अगर आपको उपलब्ध कराता है अपने किसानों को, तो खाद बीज कंपनी के साथ टाई अप करता है ताकि अपने किसान को खाद बीज उपलब्ध करा सके। इसी तरह जो कृषि उत्पाद कंपनी खरीदने वाली कंपनियां हैं उनके साथ टाई अप करते हैं कि अपने किसान का उत्पाद है वो सही मूल्य पे बेच सके और अपने किसान को 2 रुपये ज्यादा दिला सके। इसी तरह जो बैंक की संस्थाएं, बैंक वित्तीय संस्थाएं हैं, उनके साथ तय अप करते हैं कि जो अपने किसान को जो क्रॉप लोन है या किसी चीज के लिए लोन उपलब्ध करवाना है, ये सारी सेवाएं जो वो दे सके। इसके लिए उनका एक जो एग्री बिजनेस सेंटर हम लोग कहते हैं, जो उनका एक ऑफिस होता है जहाँ से वो सारी एक बिजनेस एक्टिविटीज का संचालन करते हैं, उसे हम एग्री बिजनेस सेंटर कहते हैं। तो इस एग्री बिजनेस सेंटर के माध्यम से वो अपने किसानों को ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। ये एक इंटीग्रेटेड मॉडल है इनटू इन सॉल्यूशन का फार्मर्स के लिए, जो एक एफपीसी करता है। सामान्यतः जो अपने किसानों को प्रोसेसिंग एंड ट्रेडिंग करते हैं उनके प्रोड्यूस की, उन्हें ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोवाइड करते हैं, उनके क्षमता वर्धन के लिए काम करती है कैपेसिटी अपने किसानों के लिए। जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, वो काम करती है एक एफपीसी। इसके अलावा एफपीसी जो आईसीटी सर्विसेज हैं या मिट्टी जांच है या मौसम संबंधी सेवाएं हैं, वो अपने किसानों को बहुत ही आसानी से उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा जो बल्क सेलिंग है, जो थोक बिक्री है किसानों को उत्पाद की, वो करती है। और इनपुट का प्रोक्योरमेंट और सप्लाई करती है, कि अपने किसानों के लिए खाद बीज उपलब्ध करवाती है। जैसे एक मैप है, ये हम एक सलाह देंगे कि जो भी आप लोग एफपीओ बना रहे हैं वो अपना एक एफपीओ का मैप अवश्य बना के रखें, ताकि आपको दूसरों को भी प्रेजेंट करने में आसानी हो कि हमारे एफपीओ का कहाँ हमारे एफपीओ के कौन कौन से गांव जुड़े हैं, कहाँ ग्रुप है, और उसमें कुछ कहाँ पर मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें कहाँ पे होती है। बिजनेस प्लानिंग एक एफपीओ को अगर लंबे समय तक संचालन के लिए काफी आवश्यक है कि इसका एक हमारे पास एक टेम्पलेट है इसका, जिसके थ्रू से हम बिजनेस प्लान बनाते हैं। आज अब अगली बार जब होगी कॉल, या जो लोग आप लोगों से इंटरेस्टेड होंगे, हम एक ग्रुप बना सकते हैं। उस ग्रुप के थ्रू हम इस चीज़ पे और ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं। हम उज्जवल सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो लोग एफपीओ बना रहे हैं या बनाने में इंटरेस्टेड है, उनका एक कॉमन ग्रुप बना दे, ताकि उसमें ये सारी एक्टिविटीज़ जो करने वाली है हम बहुत ही आराम से अभी कर सकते हैं। कि जैसे बिजनेस प्लानिंग है कि एफपीओ का आपका क्या प्लान है, वो प्लान मुख्य रूप से 3 चीज़ें हमें प्लान करनी चाहिए। जो हमारा शॉर्ट टर्म प्लान क्या है कि हम अभी अगले जो एक सीजन में क्या प्लान कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और एक मिड टर्म प्लान क्या है कि अगले 1 साल या 2 साल का हम क्या सोच रहे हैं, और लॉन्ग टर्म क्या सोच रहे हैं, हमें अपने एफपीओ को कहाँ ले जाना है। तो उसके हिसाब से हम एफपीओ की प्लानिंग करती हैं। और जो मैंने बताया कि जो मंथली जो मीटिंग करते हैं बीओडीज की, उसमें इन्हीं प्लान पे चर्चा करते हैं कि अगर हमारा इस प्लान था कि हम अपने 500 या 700 किसानों को ये चीज़ें उपलब्ध करवाएंगे या इन चीज़ों की खेती करवाएंगे इतने एकड़ में, तो क्या वो हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो कहाँ समस्याएं आई और उसके समाधान क्या है, ताकि उस हिसाब से आगे की कार्य योजना बना सकें। बहुत सारे एफपीओ के लिए आज के डेट में फाइनेंशियल सपोर्ट भी उपलब्ध हैं। जैसे एक इक्विटी ग्रांट स्कीम है एसएफएसी की। इसके अलावा जिसमें कि ये है कि इक्विटी ग्रांट स्कीम में हम उसे मैचिंग ग्रांट स्कीम भी कहते हैं कि आपके एफपीओ के पास जो पूंजी जितनी होती है, शेयर होल्डिंग, शेयर कलेक्शन जितने होते हैं, उतना जो पैसा है वो एसएफएसी भी एफपीओ को देती है। ये अभी 15 लाख तक हो गया और इसे 2 बार में आप ले सकते हैं। तो ये कंपनी रजिस्ट्रेशन के 3 साल के भीतर आप एसएफएसी पे अप्लाई कर सकते हैं इन फॉर्म पे, और 2 बार, मैक्सिमम 2 बार में, और मैक्सिमम 15 लाख आप ले सकते हैं। अगर आपके एफपीओ की पूंजी 15 लाख है आपके पास,
इसी तरह से बहुत सारे ट्रेनिंग के स्कीम्स हैं, जो जैसे नाबार्ड के पास बहुत सारी स्कीम है जिनके थ्रू वो BOTs का ट्रेनिंग कराते हैं, एक्सपोजर विजिट कराते हैं, वो फंड भी उपलब्ध कराते हैं, उनका POTF स्कीम है उसके तरफ। इसी तरह मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर का बहुत सारे स्कीम्स हैं FPO के लिए स्पेशली। अभी हमारे बिहार में भी FPO के लिए काफ़ी सारे स्कीम्स आ गई हैं। बहुत सारी छोटी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जैसे समुन्नति हैं, जो काफ़ी इजीली लोन, ये सब जो हैं काफ़ी इजीली लोन उपलब्ध कराती हैं FPO के लिए। वेयर हाउसिंग रिसिप्ट का भी सिस्टम एक है, जैसे NCML है, इन लोगों के साथ मिलकर आप वेयर हाउसिंग फाइनेंस में भी काम FPO कर सकती है। तो ये सारे कुछ अपॉर्चुनिटीज FPO के लिए हैं। तो अभी के समय में बिहार के लिए स्पेशली FPO बहुत ही आवश्यक है। सरकार भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है और बहुत ज़्यादा अवसर भी हैं इस क्षेत्र में, जहाँ अभी जो मुख्य रूप से किसानों के चैलेंज है, जहाँ उन्हें सही खाद बीज नहीं मिलते हैं, उनके प्रोड्यूस का सही बाजार नहीं मिलता है, बेच नहीं पाते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि हम क्या उपजाएं, कहाँ बेचें। तो ऐसे में FPO का एक बड़ा रोल हो जाता है, या पूंजी का जहाँ अभाव होता है, वैसे में एक FPO का एक बड़ा रोल हो जाता है कि वो बहुत ही आसानी से बड़े बाजार तक उनके उत्पाद को दे सकते हैं। थैंक यू। आपका अगर कोई भी प्रश्न हो, आप कुछ और ज़्यादा जानना चाहते हो, क्योंकि समय की थोड़ी सी लिमिटेशन से हम उसी हिसाब से हमने जल्दी में बातों को कंक्लूड करने की कोशिश की, सारी बातों को। अगर किन्हीं को विशेष कुछ जानना हो या कोई भी इस तरह की सलाह चाहिए, हेल्प, मदद चाहिए या गाइडेंस चाहिए, तो वो हमारे ऑफिस के नंबर 8864000132 पे संपर्क कर सकते हैं, या उज्ज्वल सर से बात करके हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू। तो मैं जो हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं मुखर्जी की से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो किसान उत्पादक संगठन किस तरह से प्रभावी पद्धति हेतु क्या रणनीतियां हो सकती हैं पर बात करें। लेकिन उसके पहले मैं अविनाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत विस्तृत तरीके से एक्चुअल में उन्होंने फील्ड में काम किया है और उन्हें पता है कि FPO किस तरह से वर्क करता है। उन्होंने बहुत सारे FPO में वो बनवाया भी है, तो बहुत अच्छी जानकारी दी है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अनिर्बन मुखर्जी से करता हूँ कि वो अपना वक्तव्य पेश करें। धन्यवाद नीरज सर। थोड़ा कंफर्म करिए। आवाज आ रही है क्या? हाँ अनिर्बन, आपकी आवाज आ रही है, आप स्टार्ट कीजिए प्लीज। ओके। सभी नमस्कार। I'd like to welcome you today's webinar। क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग इंडिया से जुड़े हुए हैं और हमारे किसान भाई भी इसमें है, तो इस कहूँगा कि हिंदी में बात करने के लिए, जबकि स्लाइड हमारा इंग्लिश में रहेगा। उसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चंस करना है, इफ यू हैव एनी तो यू कैन आस्क मी एट द एंड ऑफ द सेशन। सो स्टार्ट। पहला जो बात हम करने जा रहे हैं वो है कि कैसे हम प्रोड्यूसर कंपनी बना सकते हैं। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनका भी सपना है कि 10,000 प्रोड्यूसर कंपनी बनाया जाए। और इन्होंने एक बार इनका ऐलान भी किया है कि हमको आत्मनिर्भर कृषि में हमको फोकस करना चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे FPO बने हुए हैं, वो अच्छे से काम कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या कारण हो सकता है? तो इसी के विषय में मैंने अपना PhD मेरा जो फाइंडिंग्स था, तो उसी को आप लोगों को बोलूंगा, ताकि अगर आप एक FPO बना रहे हैं या देख रहे हैं कोई FPO सक्सेस नहीं मिल पा रहा है हमको, या इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको कैसे, उसमें कुछ स्ट्रेटेजीज वगैरह हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे विद सम केस स्टडीज। तो सबसे पहले हम बोलना चाहेंगे कि
देखिए सर्विस बहुत सारे सर्विस प्रोवाइड करता है, नॉट ओनली द फाइनेंशियल सर्विस, सर्विस आल्सो देयर, जो आने वाले दिन में जो एपीसी धीरे धीरे बड़ा हो जा रहा है, जब अपना अपना कार्य टेक्नोलॉजी सर्विसेज भी प्रोवाइड, मार्केटिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट, वेलबींग ऑफ द पीएम सोसाइटी एंड पॉलिसी एडवोकेसी भी करते ओके, हेलो, Yeah, now it's clear. Now the voice is clear. ये है हमारा इंडिविजुअल ओनरशिप मॉडल, और एक मॉडल और है, जैसे अगर कोई साथ में पहले ग्रुप बना लिए हैं और ग्रुप बनाने के बाद एपीओ फॉर्म कर रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये है पुराना वाला मॉडल, साथ में देखिए इसमें एक एसएचजी या कोऑपरेटिव बीच में आ गया है। तो अगर किसान एक ग्रुप बनाए और ग्रुप से अगर एपीओ बनाए तो उसमें उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट मॉडल, इंस्टीट्यूट ओनरशिप मॉडल। अभी आते हैं कि मैं 5 स्ट्रेटेजी आज बोलना चाहूंगा। एक तो है कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लीडरशिप। लीडरशिप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि देखिए जो भी सक्सेसफुल एपीओ रहा है वो एक या दो परिस्थिति में किसी के अच्छा लीडरशिप नहीं बना हुआ है। तो इसका बहुत सारा एग्जांपल्स है और हमारे शो में पाया गया है कि लीडरशिप अगर बहुत अच्छा है तो वो मतलब एपीओ को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। तो इसीलिए जब आप लोग जब बीओडी चूज करेंगे, आप लोग जब सिलेक्शन करेंगे कि कौन हमारे बीओडी मेंबर बनेगा, तो कोशिश कीजिए ऐसा आदमी को चुना जाए जो अपने एरिया में उसका लीडरशिप, मतलब उसका नॉलेज हो, उसको लोगों को लेके चलने का क्षमता हो। ये आप ही के हाथ में है, तो आप चूज करिए कि ऐसा आपको लीडरशिप मिले। दूसरा है कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो इसमें जैसे मार्केटिंग, तो आप पहले एक नीड बेस्ड सर्वे, जैसे आप एक एपीओ बना चुके हैं, आप लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन ये नहीं होना चाहिए कि भाई किसान का इतना फील्ड है, किसान जो खाता है या उगाता है उससे जितना बच रहा है वही मार्केटिंग करेगा। नहीं, ऐसा अगर करेंगे तो उतना प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा। होना यही चाहिए कि पहले एक मार्केट सर्वे होना चाहिए और मार्केट का जो नीड है उसी बेसिस पे किसान उगाए, और जो भी प्रॉफिट मिले और जो सामान बेच के जो पैसा मिले उससे जो रिक्वायरमेंट है, आपको चावल खरीदना है या फिर गेहूं लगा रहे हैं, आटा लगा रहे हैं, आटा के लिए, तो वो आप मार्केट से प्रोक्योर कर ले। मतलब आप एक सब्सिस्टेंस मॉडल से बिजनेस मॉडल पे आपको आना चाहिए। और ई मार्केटिंग आजकल बहुत चल, देखिए आप आजकल देखिए सब कुछ ई हो गया है। कोविड के आने के बाद तो बहुत कुछ ई हो गया है। तो मैं इसके एग्जांपल आगे आने वाला हूँ, कैसे एक एपीओ ने बहुत अच्छे से ई मार्केटिंग किया है। तो ई मार्केटिंग का ऑप्शन अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसको आप एक्सप्लोर करिए। तीसरा है कि प्रोडक्ट मिक्स, मतलब राइस, मतलब पैडी प्रोडक्शन हो रहा है, पैडी के बाद आप डायरेक्ट उसको पैडी ही बेच रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि उसमें अगर कुछ प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन हो, प्रोडक्ट मिक्स कर सके तो वो बेटर है। देन प्रॉफिट शेयरिंग एंड मोटिवेशन टुवर्ड्स वर्क। देखिए किसान जो होता है, किसान काम करता है, तो एक कंपनी का बिलोंगिंगनेस तभी अच्छे से काम करेगा जब प्रॉफिट जो आ रहा है वो शेयर हो। जैसे एक कंपनी एपीओ बना हुआ है, तो एपीओ में हर एक प्रोड्यूसर अपना अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो वो कंपनी उसको खरीद रहा है, फिर जो प्रॉफिट आ रहा है उसका अगर कुछ परसेंट शेयर आ जाए तो उसमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हो, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एक पैदा हो जाता है कि हाँ मैं इस कंपनी में जुड़ा हुआ हूँ, तो प्रॉफिट भी मुझको अलग से मिल रहा है। तो इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। साथ में है गोल सेटिंग एंड वर्किंग टुगेदर एज ए टीम। ये टीम बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अविनाश जी ने पहले बताया, टीम एक बहुत महत्वपूर्ण है कि एपीओ को जब आगे बढ़ाना है
अदरवाइज पीओ सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। एक आदमी का एक आदमी एक एंटरप्राइज बना सकता है, एक एंटरप्रेन्योर बना सकता है, लेकिन पीओ बनाने के लिए लोगों का महत्वपूर्ण योगदान बहुत जरूरी है। तो गोल सेट करना चाहिए कि भाई 10 लोग ये काम करेंगे, 10 लोग वो काम करेंगे। ये जो गोल सेटिंग है, हमको नेक्स्ट 3 इयर्स में इस लेवल पे पहुंचना है, सेल्स को इतना इस लेवल पे लेके जाना है। अभी हम लोग का सेल्स सपोज 10 लाख है या फिर 1 लाख है, इसको 1 से 10 टाइम बढ़ाना है नेक्स्ट 3 इयर्स में, और क्या होना चाहिए, व्हाट विल बी द स्ट्रेटेजी। तो उसी हिसाब से गोल सेट करिए और एज ए टीम उसको इंप्लीमेंट करिए और एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिए। जो एग्जांपल मैं दे रहा था, अभी कुछ केस स्टडी में दिखा, प्रोड्यूसर कंपनी अल्मोड़ा में स्थित है। एक कंपनी 2009 में ये बना था और उस समय मेंबर जो था वो 1400 था और टर्नओवर 1.15 करोड़ था और मेंबर 2000 से 500। कंपनी को दिखा का जो मेन उद्देश्य है वो है कि ई सेल, देखिए 1.15 करोड़ सेल्स टर्नओवर है, उसमें से 17 से 20% ये लोग ई मार्केटिंग करके अपना सेल करते हैं। मतलब इन्होंने क्या किया, अपना जो प्रोडक्ट है उसका एक वेबसाइट बना दिया, जैसे आप देखते हैं आजकल के अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, वैसे ही आप जाके इनके वेबसाइट में डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं और ये प्रोडक्ट आपके घर में डिलीवर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये उसी का फोटो है। ये लोग जो है पिकल्स बनाते हैं पहाड़ी फ्रूट्स का, और ये जो वर्क कर रहे हैं देख रहे हैं, ये कंपनी के ओनर है, साथ ही साथ ये काम भी कर रहे हैं वहां पे कंपनी को बढ़ाने के लिए। और उनका एक निटिंग मशीन, निटिंग का भी एक अच्छा एक उद्योग है, आप देख सकते हैं। और नीचे वाला फोटो आप लोग अगर देखेंगे तो ये देखिए, ये उनका सेल्स काउंटर प्लस शोरूम टाइप का एक अप्रोच देकर रखा है, क्योंकि अल्मोड़ा एक टूरिस्ट प्लेस है, तो बहुत लोग वहां पे आते हैं, देखते हैं इनके जो सेल्स प्रोडक्ट है। तो शोकेसिंग करना चाहिए, आपका जो प्रोडक्ट है उसको शोकेसिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इनका प्रोडक्ट देखिए, और इन्होंने एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी अपनाया है। क्या स्ट्रेटेजी है इनका? जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है, हिल में देखिए, हिल में जो कुछ अलग कुछ स्पेसिफिक फूड्स है जो प्लेन में ग्रो नहीं होता, तो उन्होंने अपना ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को ही ब्रांड बनाया और ब्रांड बना के वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी देखिए इंडिया में बहुत सारी जगह पे शुगर और ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, तो लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कोर्स मिलेट्स में, कोर्स सीरियल्स में ज्यादा अपना इंटरेस्ट दिखाए। तो ये जो मार्केट है ये लोग अपना कैप्चर कर रहे हैं। इनका प्रोडक्ट देखिए, आपका प्रोडक्ट का रेंज देखिए, ये लोग सेफ फूड बनाते हैं, मतलब ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड नहीं है, बट सेफ मतलब लेस, मतलब मिनिमल ऑर्गेनिक केमिकल देके एक सेफ फूड सिस्टम बना के वो मार्केटिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्राइस इन लोगों को मिल रहा है। दूसरा जो एपीसी है, जिसका मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, इसका इसलिए एग्जांपल देना चाहूंगा, इनका अपना एक ब्रांड है। ये ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एपीसी बनाना है तो अलग बहुत सारा कंपनी है, बहुत सारा एंटरप्राइज है, आपको उनसे अलग दिखना होगा। तो अलग दिखना तभी संभव होगा जब आप अपना एक ब्रांड बनाएंगे। तो ये जो हार्दोल एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड प्रोड्यूसर कंपनी है, इन्होंने अपना एक ब्रांड बनाया, हेमको बीज, और इसी ब्रांड से इनका बीज का सेल होता है। मैं जब सर्वे करने गया था तब उनका 2.5 करोड़ का टर्नओवर था, मतलब सीड सेल करके। तो आप सोच सकते हैं कि ब्रांड कितना इंपॉर्टेंस है। अगले आते हैं वसुंधरा एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। इनका खासियत ये है कि इनका जो है फूड्स प्रोडक्ट्स है, वेजिटेबल्स का प्रोडक्ट्स मेनली है। इन्होंने क्या किया, एक ह्यूज रिटेल चेन पुणे एंड मुंबई बेस्ड एरिया में इन्होंने एक ह्यूज रिटेल चेन बना दिया है, बिग बाजार के साथ, आईटीसी के साथ, दोराबजी मॉल्स के साथ, अभी जो और भी डिफरेंट कंपनीज के साथ इनका टाई अप बन गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर कोई सिटीज है, सामने कोई सिटी है और कोई अच्छा कोई फूड रिटेल है, फूड चेन है, नॉट ओनली कोई बिग बाजार हो, ये हो, आजकल तो बिग बास्केट भी आ रहा है कि लोगों को घर में बैठे सब्जी चाहिए, फ्रूट चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ ऑप्शन है तो उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। शायद फार्म एक बहुत ही अच्छा एक एपीसी का उदाहरण है।
ये फार्म है अभी 14% ऑफ टोटल ग्रेप एक्सपोर्ट, इंडिया का जितना भी ग्रेप एक्सपोर्ट होता है यूरोपियन कंट्री में, इनका 14% शेयर शहदरी फार्म होल्ड कर रहा है। ये डेटा 2017 का है। तो इनका जो मेन फोकस रहा है वो है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, कैसे लोगों को साथ में लेके काम किया जाए और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इनके फार्म में कभी आप अगर विजिट करेंगे तो देखिएगा कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ये लोग यूज कर रहे हैं और बहुत ही बड़े बड़े कंपनी के साथ ये लोग अभी कॉम्पीट कर रहे हैं। पार्ले एग्रो या फिर किसान, इनके साथ अभी कॉम्पीट कर रहे हैं। तो देखिए देयर इज ए ह्यूज पोटेंशियल, बहुत अच्छा पोटेंशियल है फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी का। अगर किसान कंपनी बना ले, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आता है, शहदरी फार्म इसको इसमें प्रूव कर दिया है, क्योंकि किसान खुद ही प्रोड्यूस कर रहा है और वही सेल कर रहा है। तो पूरा जो भी मार्जिन है किसान का, वो अगर थोड़ा सा कम कर दे तो बाकी जो कंपनी है उसको मतलब पछाड़ सकते हैं, क्योंकि इनका जो बाकी कंपनी जैसे किसान बाकी किसान से खरीदेंगे, ये तो अपना ही प्रोडक्ट अपना ही सेल करेंगे, तो बहुत कम दाम में अच्छा क्वालिटी मेंटेन करके कंज्यूमर तक पहुंच सकते हैं। दूसरा है बिहार का, ये एग्जांपल लेना चाहूंगा। जीविका से ये जीविका बिहार ने बनाया था, आरण्यक एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, ये पूर्णिया स्थित है। इनका देखिए ये जो केस स्टडी है ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ये पहले लॉस मेकिंग कंपनी था, 2013-14 में ये कंपनी लॉस में जा रहा था। फिर इन्होंने एक क्या ऐसा स्ट्रेटेजी किया कि कंपनी प्रॉफिट में आ गया। इन्होंने क्या किया कि एनसीडीएक्स में अपना प्रोडक्ट को बेचने लगा, फ्यूचर मार्केटिंग। आप शेयर मार्केट के बारे में जानते होंगे, कमोडिटी मार्केट के बारे में जानते होंगे। इन्होंने क्या किया, समर मेज बनाते हैं ये लोग, समर मेज में बिहार बहुत आगे हैं, तो मेज जो प्रोड्यूस है, इन्होंने क्या किया, एनसीडीएक्स के थ्रू फ्यूचर मार्केटिंग में उसको डाल दिया। एक लॉट बना के, कुछ स्टैंडर्ड है इन लोगों का, आप अगर एनसीडीएक्स के वेबसाइट में जाएंगे तो आपको इसका फुल प्रोसीजर मिल जाएगा। तो ये देखिए, ये भी एक ऑप्शन है। अगर आपके पास कोई प्रोड्यूस है जो आप फ्यूचर मार्केटिंग में बेच सकते हो, तो बहुत अच्छा मुनाफा आपको मिल सकता है। और इसी के थ्रू देखिए बहुत अच्छा इनका मतलब लॉस मेकिंग कंपनी कैसे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में बदल गया। और एक एमपी वुमेन पोल्ट्री प्रोड्यूसर कंपनी है कि इसमें यही बोलना चाहूंगा कि देखिए एपीसी का रोल सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, सोसाइटी को भी आगे लेके बढ़ना है। तो ये इसीलिए एपीसी सस्टेनेबल वे में सबसे अच्छे से काम कर रहा है। तो एमपी डीपीआईपी और प्रधान, ये दोनों एनजीओ मिला के 2007 में एमपी वुमेन पोल्ट्री प्रोड्यूसर कंपनी का स्थापना किया। और इनका उद्देश्य यही है कि जो भी SC/ST किसान है और जो महिला है, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो देखिए अभी लगभग 10,000 महिला इनके साथ जुड़े हुए हैं। टोटल टर्नओवर आप देख सकते हैं 290 करोड़, इज ए बिग ह्यूज। तो कैसे मतलब पिछड़े वर्ग से को जुड़ के एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा कंपनी इन्होंने बना लिया है। तो ये जो आपको केस स्टडी में दिखा रहा हूँ, इससे इसका उद्देश्य यही है कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं। या कोई अगर किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो ये ध्यान रखें कि बहुत अपॉर्चुनिटी है एपीओ बनाने, मतलब एपीओ में। इसीलिए मिनिस्ट्री से भी, प्रधानमंत्री भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है कि इसमें भाई आत्मनिर्भर कृषि बनना है, तो एपीओ एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें अदा कर सकते हैं। अब आते हैं कि टॉप 8 फैक्टर्स क्या क्या है जो मैं अपने सोच से पाया हूँ कि एक डायनामिक लीडरशिप होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, जो आपको मैंने पहले बताया। हार्ड वर्क ऑफ मेंबर्स को बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। ये नहीं कि भाई हम प्रोड्यूसर कंपनी बना लिए और प्रॉफिट ऐसे आता रहेगा, नहीं, ऐसे नहीं। कंपनी जब बनाए तो यू हैव एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको एक अलग से अधिक उसमें कुछ करना चाहिए कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। आप कृषि को तो आगे बढ़ा ही रहे, लेकिन कंपनी को भी और आगे बढ़ाना चाहिए। आपको बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। शुरू का 5 साल बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्किल ट्रेनिंग ऑफ मेंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चेंज हो जा रहा है। अगर मैकेनाइजेशन नहीं लाइएगा तो आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो जाएगा। आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा, और उसके लिए स्किल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप बीओडी है या अगर आप एपीओ का मेंबर है तो कोशिश कीजिएगा कोई भी ट्रेनिंग हो, स्किल ट्रेनिंग जो हो, उसमें आपने जो भी यंग एपीसी जो मेंबर हो या फिर कोई किसान है,
जो इसको आपको लगता है कि हाँ ये अच्छा काम कर सकता है, ये सीख के आ सकता है, हमको सिखा सकता है, तो उनको जरूर भेजिए। जितना भी पैसा खर्चा हो, आजकल तो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, लेकिन ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण है। देन टेक्नोलॉजिकल गाइडेंस एंड लिंकेज, ये लिंकेज जो चीज है ना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए है कि आपको पता नहीं गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम लेके आया हुआ है। आपका जितना अच्छा लिंकेज होगा, जितना अच्छा आप लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसी से बात करेंगे, कंपनी से बात करेंगे, तो ये लिंकेज आपको हेल्प करेगा कि आपको प्रॉफिट कैसे बढ़ाया जाए या फिर आपका कॉस्ट कैसे रिडक्शन किया जाए। देन कोऑर्डिनेशन अमंग मेंबर्स, इसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर है, बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि अगर आपकी टीम में आपस में अनबन लगा रह रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, कोई ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर बहुत जरूरी है। आप मीटिंग करिए, इसका सॉल्व मतलब करने का तरीका यही है कि रेगुलर मीटिंग करिए, कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप आपस में ही बात करके उसको सॉल्व करिए। लिंकेज विद अदर एपीसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है। देखिए आज मैं आपको 4-5-6 एग्जांपल दिया था, ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके एरिया में, तो वो लोग कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, वो लोग कैसे आगे बढ़ रहा है। तो इसके लिए ये टॉक के बाद हम 2 एफपीओ को भी बुलाया है, आप उनसे भी बात आप सुनिए कैसे वो लोग आगे बढ़े हैं और जो समस्याएं थी उनकी उसको कैसे सॉल्व करके वो लोग आगे बढ़े हैं। देन प्रॉपर नॉलेज ऑफ रिसेंट टेक्नोलॉजीज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिसेंट टेक्नोलॉजी जो आगे जो हो रहा है वो ट्रेनिंग के थ्रू आपको मिलेगा। अगर ट्रेनिंग भी नहीं ले रहे तो बहुत सारे मोबाइल्स ऐप्स है, बहुत सारा मोबाइल में या फिर गूगल में है, तो उससे उसको आप देखते रहिए, निरंतर देखते रहिए और अपना नॉलेज को अपग्रेड करते रहिए। और लास्ट है फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय बैंक्स। देखिए बैंक शुरू में फाइनेंस में दिक्कत करेगा एफपीओ को, जब लेकिन एफपीओ जब एस्टेब्लिश हो जाएगा तो एक जब कॉन्फिडेंस आता है बैंक को कि हाँ अगर पैसा इनको दिया जाए तो ये पैसा डूबेगा नहीं, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है कि बैंक के साथ जाके निगोशिएशन करना। अगर एफपीओ बड़ा हो गया आपका तो निगोशिएशन कीजिए। बैंक मैनेजर के पास 0.5% या 0.25% भी आपका लोन के इंटरेस्ट को अगर रिड्यूस किया तो आपको देखिएगा आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो जो पीओपीआई है आप जिसके साथ जुड़ के एफपीओ बनाए हैं, वो आपको इस अगर आपका एफपीओ अगर छोटा है या जस्ट बन रहा है, आपको लोन का जरूरत पड़ रहा है, तो आप जिन एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं, जो पीओपीआई के साथ आप जुड़े हुए हैं, उनसे बात करिए ताकि वो आपके मतलब आपका जो डिमांड है वो बैंक में जाके आपको बहुत सस्ते में मतलब लोन दिला सके। और अंत में यही बोलना चाहूंगा कि एफपीओ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही पोटेंशियल है एफपीओ में, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिन में एफपीओ विल लीड द इंडियन एग्रीकल्चर। थैंक यू।